और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपको जरा ग्राउंड पर लेकर चलूंगी इनकाउंटर स्पॉट पर, जहां से आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। और आसिफ जरा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इतनी तैयारी के साथ सूचना मिलने के बाद जब ये अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो वहां पर किस तरीके से घात लगाकर पहले से ही बैठे ये आतंकवादी जो घेर लेते हैं और अचानक से हमला बोल देते हैं, जिसमें इतना बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। दिखाइए जरा तस्वीरें आसिफ। रोमाना, देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इस मुठभेड़ के बारे में जो जानकारी साझा हो रही है उससे कई सवाल उठने लगे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मेरे एक पुलिस वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई थी। उनका यह कहना था कि जो डीएसपी थे हुमायूं, उनकी मृत्यु ज्यादा खून बहने से हो गई थी और वो लगातार फोन के जरिए अपने परिवार के साथ और अधिकारियों के साथ भी जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि उनकी पीठ में 2 गोलियां लगी है, वो मुंह नहीं कर सकते हैं और उनको नीचे लाने में 6 घंटे का समय लगा, जब तक खून ज्यादा बह गया था और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और अब 33 घंटे के बाद, इस मुठभेड़ के 33 घंटे के बाद मेरे पीछे जो पहाड़ी है यहां से एक और शव बरामद किया गया अब से थोड़ी देर पहले, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के जो ट्रेंड कमांडोज हैं वो रस्सी के जरिए तकरीबन 800 फीट की ऊंचाई से नीचे आए और यहां से वो शव बरामद किया। यानी कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठने लगे हैं कि जब ये मुठभेड़ के बारे में पुख्ता जानकारी थी कि 2 या 2 से ज्यादा मिलिटेंट्स इस इलाके में मौजूद है और मुठभेड़ इस पहाड़ी के पीछे वाले इलाके जो घना जंगल है वहां पे हुई थी और कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी रही है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जब टीम ऊपर गई थी क्या इवैक्यूएशन प्लान नहीं था कि इस तरीके की कोई घटना अगर हो गई, जवान जख्मी हो गए तो उनको नीचे कैसे लाया जाए, कब लाया जाए? क्या मेडिक्स साथ नहीं थे? क्या जो मेडिक्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, या जो फील्ड ड्रेसिंग होती थी, इसका कोई इंतजाम नहीं था? किन कारणों से अब इसकी गहन जांच होगी आगे। लेकिन फिलहाल आप जो सवाल उठा रहे हैं मुझे लगता है बेहतर तरीके से उनका जवाब जो स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं वो दे पाएंगे। मुझे लगता है जनरल राजन कोचर को आना चाहिए। सर, ये जिस तरीके के वहां पर सवाल लोगों के मन में, इस पर क्या कहेंगे? तो देखिए, ये सवाल हमेशा उठते रहेंगे, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है टेररिस्ट के लिए, उनकी लोकेशन के लिए, उसमें एक टाइम पेनल्टी दी जाती है। मींस आपको बिल्कुल इमीडिएट एक्शन, आपकी जो क्यूआरटी है, आपकी जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं, वो बिल्कुल तैयार रहती हैं और इमीडिएटली मूवमेंट आपको करना पड़ता है। और कोई जरूरी नहीं है कि आपके साथ हमेशा कोई मेडिकल का एलिमेंट अपना साथ जाए, वो आपको फॉलो अप करता है। सबसे पहले तो वो टीम वहां पे जाएगी जिसने एक्शन लेना है, और जो आपकी जो लॉजिस्टिक्स है या जो आपकी मेडिकल टीम्स है वो उसको फॉलो करेगी। दूसरा, ये जो टेरेन अगर आप इसको देखते हैं, इस टेरेन में इतने डेंस जंगल है, इतनी हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका है, तो इसमें मूवमेंट बहुत ही मुश्किल होती है। और तीसरा है कि ये जो टीम वहां पे गई है, इसकी जानकारी ऑलरेडी टेररिस्ट को पहुंच चुकी थी, क्योंकि वहां पे पहुंचते ही बहुत हैवी फायर हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है बहुत इंटेंस फायर हुआ है। इसका मतलब कि वो टेररिस्ट जानते थे कि ये फौज की टीम वहां पे आने वाली है। तो ये एक जो हमारा जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, कई बार वो दोनों तरफ इंफॉर्मेशन को देते हैं जी। तो इस चीज का भी बहुत ध्यान हमको रखना चाहिए जी। एक हमारे लिए लेसन है कि जो भी हमारे पास इंटेलिजेंस है वो एक क्रेडिबल सोर्स से आनी चाहिए, एक ट्रस्टेड सोर्स से आनी चाहिए जी। और हमको अपनी प्रिकॉशन के साथ मूव करना चाहिए। हमको इमीडिएटली उस साइट को वहां पे पहुंचने से पहले उसकी थोड़ी रिकॉनेसेंस हमको करनी चाहिए, सैनिटाइजेशन उस एरिया की होनी चाहिए और जबकि ऐसा होता भी होगा, जबकि ये नियम का हिस्सा भी होगा। लेकिन सवाल यहां पर ये बड़ा हो जाता है कि एक तरफ जब घाटी के अंदर एक बार फिर से अमन चैन लौट रहा है, एक तरफ जब पूरी दुनिया ये देख रही है कि साहब G20 जैसा बड़ा इवेंट, उसको लेकर भी मीटिंग्स कर पाने में हम कश्मीर में सक्षम हैं, बावजूद इसके ये इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती हैं, इन्हें किस रूप में देखा जाए? क्या ये डेस्परेशन एक तरीके से जो आतंकियों की तरफ से दिख रहा है? इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।
पत्रकारिता कोई